Okay. So this is Saturday afternoon, and good afternoon to all of you. Uh, we are organizing this live programs on every Saturday afternoon, and हम बातें करते हैं कुछ यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एंड यूरोलॉजिकल कैंसर्स के बारे में. सो कई बार ऐसा होता है कि ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं एंड उनको एडिक्वेट टाइम नहीं मिल पाता है. सारे सवालों के जवाब मिल नहीं पाते हैं उनको डॉक्टर से, एंड कई बार घर जाने के बाद उनको याद आता है कि शायद कुछ बातें करनी छूट गई, कुछ सवाल पूछने रह गए हैं डॉक्टर से. एंड वे फाउंड इट सॉल्यूशन, एंड उनका रास्ता हमने निकाला है कि चलो कुछ कॉमन सवाल जो रहते हैं बात करने के लिए, उनको हम इस इन लाइव शोज में डिस्कस कर लिया करें, सो दैट बाकी लोग को भी मालूम हो जाए, बिकॉज कई सारे कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं. अभी फ़िलहाल जो लोग कॉमनली पूछते हैं, आई मीन बाद में टेक्स्ट करके, मेल करके एंड मैसेज करके, व्हाट्सएप में, सर ये प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, मुझे प्रोस्टेट कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या मैं ये कोविड का वैक्सीन ले सकता हूँ? एंड कोविड का वैक्सीन लूँ तो कौन सा बेहतर है, कोविशील्ड लूँ या कोवैक्सीन लूँ, राइट? सो पहले इसका जवाब देते हैं. सो देखिए, कोविड सेकेंड वेव वापस आ गई है, एंड अभी वापस एक साल पहले जैसे सावधानी बरतने की टाइम था. आई मीन हमें फिर से वही सब दोबारा अच्छे से करना है, राइट? जो भी थोड़ी बहुत लैक्सिटी आ गई थी, थोड़े बहुत लोग हल्के में लेने लगे थे, और वापस बहुत ही स्ट्रिक्टली सारे रूल्स फॉलो करने हैं. साफ सफाई पे ध्यान देना है, मास्क यूज़ करना है रेगुलरली, क्राउडेड प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस में जितना कम जाएं उतना ही बेहतर, एंड हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजेशन, डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. रह गई बात वैक्सीन की. सो वैक्सीन जो आपके पास अवेलेबल है, जो भी आपको मिल रही है, कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, आप ले लीजिए. कैंसर पेशेंट्स में जो पेशेंट्स रेगुलर फॉलोअप में हैं, जिनका ऑपरेशन हो रखा है या जिनका रेडिएशन हो रखा है या जिनका कीमोथेरेपी हो रखा है, वो सेफली ये वैक्सीन ले सकते हैं, राइट? जहाँ कभी आपको डाउट हो, जहाँ भी आपको थोड़ी शंका लगे, आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर लें, बिकॉज कई बार पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज रहते हैं और उन प्रॉब्लम उन स्पेसिफिक कंडीशंस में वैक्सीन लेने में थोड़ी बहुत सोचना पड़ता है. अदरवाइज मोरलेस सारे के सारे पेशेंट्स कैन टेक वैक्सीन विदाउट एनी प्रॉब्लम. ओके. सो अभी लास्ट टाइम ओपीडी में पेशेंट आए, उनको हार्मोन थेरेपी हमने बोला तो उन्हें समझ में नहीं आई, सर ये हार्मोन थेरेपी क्या होती है? तो देखिए, प्रोस्टेट कैंसर एक कैंसर है जो एक हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर है. तो लाइक अपने ह्यूमंस में कुछ कैंसर हैं जो स्टैंडर्ड जो ट्रीटमेंट होती है कि जैसे कि सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी, उसके अलावा एक हार्मोन भी ऑप्शन होता है. जैसे फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर है, वैसे मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर है. सो देखिए, होता है कि प्रोस्टेट कैंसर्स के लिए जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं, जो न्यूट्रिशन है, वो आती है टेस्टोस्टेरोन से. अब टेस्टोस्टेरोन जो केमिकल है प्रोड्यूस होता है मेनली टेस्टिकल्स में, जो अंडकोश, जो स्क्रोटम में जो टेस्टिकल्स हैं, उनसे मेनली अपना टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है, और वही टेस्टोस्टेरोन कैंसर प्रोस्टेट कैंसर के सेल्स को न्यूट्रिशन देता है, या जिसकी वजह से कैंसर सेल्स ग्रो करते हैं, या ग्रोथ फैक्टर है उसके लिए. सो हमने देखा कि जिनका ये टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम कर दिया जाए, उनमें प्रोस्टेट कैंसर कंट्रोल हो जाते हैं. सो अभी टेस्टोस्टेरोन कम करने के तरीके हैं, दो तरीके के. एक है सर्जिकल, उसको हम कहते हैं सर्जिकल कास्ट्रेशन, जिसमें एक ऑपरेशन करके दोनों टेस्टिस पेशेंट के निकाल दिए जाते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन डाउन हो जाती है एंड पेशेंट्स का कंट्रोल, कैंसर कंट्रोल में रहता है. अब टेस्टोस्टेरोन कम करने के दूसरे मेडिकल टेक्निक्स भी हैं, जिसमें इस ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है. एक इंजेक्शंस लगाते हैं हम लोग, एंड
जिसे हम कहते हैं एल एच आर एच एगोनिस्ट और एल एच आर एच एंटागोनिस्ट, दो तरीके के बेसिकली इंजेक्शन आते हैं जो सेंट्रली एक्टिंग मतलब ब्रेन से एक्ट करके टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करते हैं बाय ब्लॉकिंग द टेस्टिकल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन आप एल एच आर एच एंटागोनिस्ट लगा रहे हैं या एल एच आर एच एगोनिस्ट लगा रहे हैं। सो बेसिकली कहने मतलब एक तो सर्जिकल कास्ट्रेशन है जिसमें ऑपरेशन करते हैं और दूसरा एक मेडिकल कास्ट्रेशन है जिसमें इंजेक्शंस लगाते हैं एंड वी ब्लॉक द टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इन द बॉडी और जिससे कि प्रोस्टेट कैंसर सेल्स कंट्रोल में रहते हैं या उनका ग्रोथ नहीं होता है। सो दिस इज़ वेरी गुड ट्रीटमेंट ऑप्शन, बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है फॉर कैंसर्स जो कि मेटास्टेटिक हैं, जो ऑलरेडी स्प्रेड हो चुके हैं, स्टेज 4 में हैं। समटाइम्स ये हार्मोन थेरेपी यूज़ करते हैं हम लोग जहाँ पे पेशेंट इज़ गोइंग फॉर रेडिएशन थेरेपी, मतलब पेशेंट का लोकलाइज प्रोस्टेट कैंसर है एंड पेशेंट इज़ नॉट अ कैंडिडेट फॉर सर्जरी या फिर ही इज़ नॉट विलिंग फॉर सर्जरी एंड ही वांट्स कि मुझे रेडिएशन दे दीजिए। तो रेडिएशन देने के पहले एंड रेडिएशन देने के कुछ दिनों बाद तक एक इंजेक्शंस देते हैं हम लोग जिसे हार्मोन थेरेपी कहते हैं। सो बेसिकली ये दो इंडिकेशन है जहाँ पे हम लोग हार्मोन थेरेपी यूज़ करते हैं। सो आई होप कि हार्मोन थेरेपी के बारे में क्लियर हुआ रहेगा। या नेक्स्ट पूछते हैं कि सर कि उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। सो बेसिकली देखो ये अब जब एक मेल पर्सन को टेस्टोस्टेरोन हम ब्लॉक कर रहे हैं तो बेसिकली इसको हम कहते हैं कि वी आर इंड्यूसिंग एंड्रोपॉज या जिसमें मेल फैक्टर्स को हम सप्रेस कर रहे हैं। तो उसके रिस्पॉन्स में क्या होता है कि मसल्स थोड़े वीक होते हैं, थोड़े बॉडी में फैट का डिपोजिशन होता है एंड थोड़े बोन्स वीक होते हैं। सो दीज आर कॉमन साइड इफ़ेक्ट और इसके अलावा थोड़ी बहुत ब्रेस्ट में टेंडरनेस एंड थोड़ी बहुत एनलार्जमेंट हो सकती है, थोड़ा अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में हीट जनरेशन एंड स्वेटिंग हो सकती है या डिस्कम्फर्ट रह सकता है जिसे हम हॉट फ्लैशेस कहते हैं। सो बेसिकली यही आई मीन 3-4 साइड इफ़ेक्ट हैं इसके एंड बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट बहुत अच्छे से टॉलरेट करते हैं हार्मोन थेरेपी को, यूजुअली कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। एंड टू मेंटेन द bone mass, the muscle mass, and decrease the gain in fat, पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि आप कैल्शियम की टैबलेट्स खाते रहें एंड डेली वॉक करें। आई मीन डेली वॉक करना ही सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है एंड टू रिड्यूस द फैटी पोजिशन, टू हैव ए गुड मसल टोन, टू गुड हैव ए गुड बोन हेल्थ। सो दिस वॉज अबाउट द हार्मोन थेरेपी एंड एक सवाल था कि लोग पीएसए रिपोर्ट लेके आते कई बार एंड कहते हैं कि सर ये पीएसए हाई है क्या कैंसर है ये। देखिए अभी रूटीन स्क्रीनिंग काफ़ी कॉमन हो गई है एंड लोग पीएसए का जांच करा लेते हैं डॉक्टर से सलाह लेके या फिर मीन कई बार खुद की अपनी मर्जी से करा लेते हैं एंड पीएसए का रिपोर्ट गड़बड़ आई हाई आ गई तो फिर बहुत ही परेशान हो घूमते हैं भाई ये कैंसर तो नहीं है एंड ऑल। और बिकॉज कैंसर जो पीएसए की रिपोर्ट आती है तो उसके नीचे भी कई सारी चीज़ें लिखी रहती हैं कि पीएसए more than 4 इज़ सस्पिशियस ऑफ कैंसर, more than 10 इज़ हाई चांस ऑफ कैंसर, ऐसा कुछ लिखा रहता है। तो देखिए पीएसए एक ब्लड टेस्ट है, तो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन एक ब्लड टेस्ट है जिसमें प्रोस्टेट से जो केमिकल्स सिक्रीट होते हैं वो ब्लड में मेजर करके हम पता कर सकते हैं कि भाई ये पीएसए हाई है। तो पीएसए हाई है तो उसके हाई होने के कई सारे रीज़न हो सकते हैं जिसमें एक है प्रोस्टेट कैंसर। सो पीएसए का हाई होना इज़ नॉट नेसेसरली दैट उनको कैंसर है ही। कई बार अगर पेशाब में इन्फेक्शन हो या प्रोस्टेट काफ़ी बड़ा हो तो भी पीएसए हाई हो सकता है। इन द सेम सिटिंग मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि पीएसए का नॉर्मल होना डज नॉट रूल आउट प्रोस्टेट कैंसर, बिकॉज कई सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको प्रोस्टेट कैंसर तो होता है बट पीएसए रिमेंस नॉर्मल एंड एक्चुअली उनका कैंसर कई बार ज़्यादा आई मीन खराब बुरा होता है, राइट। सो पीएसए इज़ ए वेरी सेंसिटिव टूल एंड बहुत ही अच्छा टेस्ट है बट इसका इंटरप्रिटेशन शुड बी डन बाय समवन हु इज़ एक्सपर्ट इन दैट एंड एक बार अपने यूरोलॉजिस्ट से जरूर डिस्कस कर लें कि भाई पीएसए करना है तो अगर रिपोर्ट आई तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है।
कई बार यूटीआई के पेशेंट्स जिनका पेशाब इन्फेक्शन होता है और पीएसए कराया जाता है, पीएसए हाई रहता है एंड दे आर रियली वरीड एंड परेशान में घूमते रहते हैं. So this is about relation between the PSA and cancer, that all the raised PSA are not cancers and all the normal PSA does not rule out prostate cancer. Okay. Okay. और एक समस्या है enlarged prostate, right? So because commonly अल्ट्रासाउंड आजकल रूटीन चेकअप में हो जाते हैं, या किसी अनरिलेटेड प्रॉब्लम से आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर साहब ने आपको एक अल्ट्रासाउंड लिख दी एंड अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में सोनोलॉजिस्ट ने बताया कि नीचे कमेंट्स में लिखा हुआ है एनलार्ज प्रोस्टेट, ग्रेड 1 एनलार्ज प्रोस्टेट. तो कई बार पेशेंट्स ऐसे रिपोर्ट लेके चले जाते हैं कि सर ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में प्रोस्टेट एनलार्ज आई है, क्या करना है. तो देखिए प्रोस्टेट एनलार्ज क्या है, नॉर्मल साइज क्या है. सो देखिए कोई नॉर्मल साइज जो है नॉर्मली 20 ग्राम 25 ग्राम प्रोस्टेट फॉर ए मैन ऑफ अराउंड 60 ईयर्स इज नॉर्मल साइज प्रोस्टेट. अगर इसके ऊपर आई तो फिर सोनोलॉजिस्ट आपको लिख देंगे कि ये एनलार्ज प्रोस्टेट है. सो एनलार्ज प्रोस्टेट इज नॉट ए प्रॉब्लम. अगर ये एनलार्ज प्रोस्टेट आपके यूरिनरी सिस्टम को ब्लॉक कर रहा है या पेशाब करने में तकलीफ दे रहा है तो प्रॉब्लम है. सो ऑल द एनलार्ज प्रोस्टेट डज नॉट रिक्वायर ट्रीटमेंट. अगर एनलार्ज प्रोस्टेट्स तकलीफ दे रहे हैं, कोई साइन सिम्टम्स हैं, आपको पेशाब करने में तकलीफ हो रही है तो ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है. सिमिलरली नॉर्मल साइज प्रोस्टेट डज नॉट रूल आउट कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा. कई बार प्रोस्टेट बहुत ही छोटे होते हैं, 20-25 ग्राम की प्रोस्टेट होते हैं, बट देखो सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम, बहुत तकलीफ देते हैं, पेशाब करने में तकलीफ देते हैं, राइट. सो कई बार पेशेंट आते हैं, सर मेरा प्रोस्टेट साइज तो बिल्कुल नॉर्मल है अल्ट्रासाउंड में, बट मुझे तकलीफ है, सो मुझे क्या दूसरी कुछ प्रॉब्लम है. सो अगेन आई से normal size of the prostate does not rule out that you will not have any problem, and enlarged prostate size does not indicate that आपको problem है ही and you need treatment for that. And all the enlarged prostates are not cancers. जो most commonly enlargement होती है that is benign enlargement of prostate, जो कि normally age related growth होती है because of changes in the hormone with the age. प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट होना स्टार्ट होता है एंड मोस्टली दे आर नॉट कैंसरस, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड बेनाइन एनलार्जमेंट और नॉन कैंसरस एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट. बट साइन सिम्टम्स जो एनलार्ज प्रोस्टेट के हैं एंड जो कैंसर्स के हैं वो बहुत ही सिमिलर होते हैं. एंड कई बार तो पेशेंट आते हैं बोलते हैं सर मुझे कोई तकलीफ ही नहीं है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट ये प्रोस्टेट एनलार्ज है, राइट. सो ये भी एक समस्या है कि कई सारे प्रोस्टेट के पेशेंट्स हैं जिनका कोई सिम्टम्स ही नहीं होता है, एंड दैट्स वाई फॉर दीज पेशेंट्स और फॉर दिस ग्रुप ऑफ पेशेंट्स और दिस टाइप ऑफ डिजीजेस स्क्रीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब जब तक ये प्रॉब्लम अभी जो डिजीज़ है ये तकलीफ दे, उसके पहले ही उसको हम डायग्नोज कर ले, बिकॉज बॉडी में डिजीज़ तो है बट तकलीफ नहीं दे रही है, बट उसको हम डायग्नोज कर सकते हैं विद सम टेस्ट. एंड दैट्स वाई वो स्क्रीनिंग करके इनको हम बिफोर द डिजीज बिकम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सकता है. सो एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स कई बार आते हैं एंड उनमें हम देखते हैं कि भाई इनको प्रॉब्लम है, और सिम्टम्स जो हैं उनको ये सिम्टम्स बिनाइन एनलार्जमेंट की वजह से हैं या कैंसर की वजह से, ये भी कई बार डिफ्रेंशिएट करना डिफिकल्ट रहता है. सो बिफोर स्टार्टिंग ट्रीटमेंट कैंसर शुड बी रूल्ड आउट, एंड इसलिए PSA एंड विजिट बाय एनी यूरोलॉजिस्ट, जहाँ पे यूरोलॉजिस्ट अपनी एक फिंगर डाल के मल द्वार से फिंगर डाल के प्रोस्टेट को फील करते हैं एंड मालूम करते हैं कि जो एनलार्जमेंट है प्रोस्टेट का ये बिनाइन है या कैंसर होने की संभावना है. एंड डिपेंडिंग ऑन दैट फिंगर एग्जामिनेशन एंड द PSA रिपोर्ट एंड द अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट वी डिसाइड कि ये कैंसर होने की संभावना है या बिनाइन है. जहाँ पे हमें डाउट लगता है, कैंसर होने की संभावना लगती है, वहाँ पे हम फर्दर टेस्ट ले जैसे कि MRI ऑफ द प्रोस्टेट एंड बायोप्सी ऑफ द प्रोस्टेट कर लेते हैं. और अगर कैंसर है तो फिर उसका कैंसर का ट्रीटमेंट चलता है, अगर कैंसर नहीं है तो फिर जैसा बिनाइन इलाजमेंट उसका ट्रीटमेंट होता है. सो दिस वॉज अबाउट द फ्यू क्वेश्चंस दैट आई यूजुअली गेट इन माई पेशेंट फ्रॉम माई पेशेंट्स अबाउट द हार्मोन थेरेपी, PSA एंड द एनलार्ज प्रोस्टेट्स. एंड
एंड वैक्सीन्स जो हमने बताया आपको। एंड प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट्स अभी जैसे जब से हमारे हमने रोबोटिक सर्जरी लॉन्च की एंड बात करना चालू किया, तो पेशेंट्स आके पूछते हैं भाई सर ये रोबोट सर्जरी क्या होती है एंड इज़ इट रियली यूज़फुल, जिसमें क्या एक्चुअली कैंसर पेशेंट को फ़ायदा होता है इससे। तो देखिए प्रोस्टेट कैंसर जो लोकलाइज्ड प्रोस्टेट कैंसर है, दैट इज़ जो अभी प्रोस्टेट इन उसके आसपास में ही है, आगे स्प्रेड नहीं किया है, जिसे कैंसर्स कैन बी ट्रीटेड बाई इधर सर्जरी, जिसमें कि पूरा का पूरा प्रोस्टेट निकालते हैं। सो प्रोस्टेट की सर्जरी के टाइप्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली जो बिनाइन इलाजमेंट प्रोस्टेट होती हैं उसमें एंडोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, जिसमें सिर्फ एनलार्ज पार्ट ऑफ द प्रोस्टेट निकालते हैं, बाकी प्रोस्टेट वहीं रहता है। सो दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड TURP, जिसमें बोलते हैं ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, या अभी लेजर से कर सकते हैं, जिसमें हॉल्मियम लेज़र या दूसरे नए लेज़र हैं जिसके माध्यम से जो एनलार्ज पोर्शन ऑफ प्रोस्टेट का उसको हम लोग एंडोस्कोपिकली निकाल सकते हैं। बट दैट सर्जरी इज फॉर बिनाइन प्रोस्टेट्स, नॉट फॉर कैंसर प्रोस्टेट। वही जब कैंसर प्रोस्टेट होता है देन द सर्जरी इज कॉल्ड रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी। दैट इज उसमें पूरा का पूरा प्रोस्टेट अलॉन्ग विथ जो आजू बाजू में होते हैं सेमिनल वेसिकल्स और जो आजू बाजू में कुछ नोड्स होते हैं, वो पूरे के पूरे निकाले जाते हैं और फिर ब्लैडर को नॉर्मल पेशाब के रास्ते से वापस ज्वाइन किया जाता है, सिलाई की जाती है। अब ये जो सर्जरी है रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी कैन बी डन बाय ओपन टेक्निक, इसमें पेट के लोअर पार्ट में एक इंसिजन और चीरा लगा के प्रोस्टेट निकाला जाता है। दिस कैन बी डन बाय लैप्रोस्कोपिक टेक्निक और रोबोटिक टेक्निक। सो बेसिकली लैप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक टेक्निक आर वेरी जिसे हम कहते हैं मिनिमल एक्सेस सर्जरी, इसमें कि की होल सर्जरी जिसे भी कुछ लोग बोलते हैं। तो मिनिमल एक्सेस सर्जरी और की होल सर्जरी के प्लेटफॉर्म से बेसिकली उसमें रोबोटिक सर्जरी इज़ द एडवांस टेक्निक, जिसमें बेटर विजन होता है, बेटर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सर्जन का कंफर्ट ज़्यादा रहता है, एंड इट बिकम्स ए टेक्निकली ईजी सर्जरी फॉर द सर्जन टू ऑपरेट। And as the surgery is comfortable and it has got a lot of advantages for the patient also, this is now the preferred way of doing the surgery. तभी रोबोट अगर अवेलेबल है देन ये सर्जरी तो रोबोट से ही करना चाहिए। दिस इज माई वे ऑफ और माई फीलिंग। सो व्हाट इज द एडवांटेज टू द पेशेंट? पेशेंट को क्या फ़ायदा होने वाला है? एक तो कि पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है, पेशेंट जल्दी घर जाता है, पेशेंट को जो ऑपरेशन के बाद में कैथेटर लगा रहता है वो जल्दी बाहर निकलता है, ऑपरेशन के दौरान ब्लड लॉस बहुत कम होता है, ऑपरेशन के बाद इमीडिएटली जो पेन है वो पेन बहुत ही कम होता है, और ओवरऑल हॉस्पिटल से कम होता है पेशेंट का। इसके बाद रहेगा कि क्या सर्जिकल आउटकम्स, मतलब कैंसर क्योर का जो चीज़ है, मतलब जिसे हम लोग टेक्निकल भाषा में कहते हैं पॉजिटिव सर्जिकल मार्जिन्स, दैट इज़ पूरा हमने बीमारी निकाली या कुछ छूट गया, ये मार्जिन्स पॉजिटिव आ गए। एंड बाद में फॉलोअप में PSA का रिस्पॉन्स, जो यूजुअली हम बाद में PSA फॉलोअप करते हैं कि बीमारी ये भी कंट्रोल में है या नहीं है। सो बाद में PSA डाउन हुआ कि नहीं हुआ। सो देखिए ऑन्कोलॉजिकल का आउटकम्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। ओपन में जैसा है और रोबोट में वैसा ही होगा। कोई कहता है कि उससे बेटर होता है, देन मे बी ये कंट्रोवर्शियल बातें हैं। उसके बाद रह गई कि सर्जरी तो हो गई, कैंसर आउटकम हमने देख लिया, PSA एंड मार्जिन्स चेक कर लिए। उसके बाद में जो कॉम्प्लिकेशंस है ऑपरेशन के, जैसे कि यूजुअली प्रोस्टेट कैंसर ऑपरेशन के बाद में दो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे कि एक है इरेक्टाइल डिसफंक्शन और दूसरा है इनकॉन्टिनेंस। सो इरेक्टाइल फंक्शन में बी बिकॉज वी कैन प्रिजर्व नर्व्स, जिसे हम कहते हैं नर्व स्पेयरिंग सर्जरी, तो इरेक्टाइल फंक्शन में बी प्रिजर्व्ड अगर रोबोटिक सर्जरी हमने कर रहे हैं तो। और रहेगी सवाल इनकॉन्टिनेंस की, तो इनकॉन्टिनेंस के बारे में जहाँ तक मेरा कहना है कि ओपन सर्जरी हो या रोबोटिक हो, इनकॉन्टिनेंस रेट ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एक्सपर्टीज ऑफ द सर्जन जो आपको कर रहे हैं, एंड डिपेंड्स ऑन द डिजीज़, बीमारी कैसी है, बीमारी आगे एपेक्स में काफ़ी है या नहीं है, डिसेक्शन कितना करना पड़ा है। सो डिपेंडिंग ऑन डिजीज प्रोफाइल, द एक्सपर्टीज ऑफ सर्जन एंड अदर फैक्टर्स,
एक इनकॉन्टिनेंस रेट्स ऑलमोस्ट सेम रहती है. सो दीज आर अबाउट द आउटकम्स ऑफ द सर्जरी. बट गिवन ए चॉइस, अगर मेरे पास रोबोट है तो ये मैं ऑपरेशन रोबोट से ही करना पसंद करूँगा. सो रोबोटिक सर्जरी में बेसिकली इट्स ए मिनिमल एक्सेस सर्जरी done on robotic platform and done by the surgeon itself, right? So ये रह गया सवाल रोबोटिक सर्जरी के बारे में. एंड आई थिंक अभी हमने डिस्कशन आई थिंक कर लिया है, और जितने कुछ सवाल थे हमारे पास में. यस राजा, गुड आफ्टरनून. एंड अपर्णा, हाय अपर्णा, गुड आफ्टरनून. थैंक यू गौरव, थैंक यू. सोतवल ने पूछा है कि व्हाट इज PSA एबनॉर्मल स्कोर. ओके, सो जैसा मैं कह रहा था पहले कि PSA के रिपोर्ट्स के ऊपर ही बहुत सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन लिखी रहती हैं. एंड सो मेरा जो कहना है कि नो PSA इज़ नॉर्मल PSA. जैसा मैं कह रहा था कि अराउंड 25% ऑफ पेशेंट्स may have a prostate cancer and the PSA remains normal. Right? So PSA is should be evaluated or assessed by someone who is experienced or maybe expert in that. But if the PSA is less than 4, it's more or less normal PSA. And 4 to 10 is some which where you need to think of ruling out prostate cancer. More than 10 is suspicious of prostate cancer, and more than 25 is prostate cancer should be ruled out in all, because this is high risk of prostate cancer. So these are in normal settings. But before looking at the PSA report, must look for the symptoms. अगर पेशेंट को बुखार है, पेशाब में बहुत जलन है, एंड यूरिन का रिपोर्ट कराया है, उसमें पेशाब में इन्फेक्शन है उसको, एंड उस सेटिंग में अगर PSA हुई है, तो उस PSA कोई मतलब नहीं है एक्चुअली. क्योंकि कई बार हमने देखा कि PSA आर इन द रेंज ऑफ 50, 60 और 100, एंड when once you treat the UTI, PSA comes down. So prostatitis, acute prostatitis और chronic prostatitis, prostatic abscess, ये सब कंडीशन है जिसमें PSA can go to very high levels and still the person is not having a cancer. वहीं पे बहुत ही एग्रेसिव फॉर्म ऑफ प्रोस्टेट कैंसर जो होते हैं, जिसे हम कहते हैं एनाप्लास्टिक फॉर्म्स ऑफ प्रोस्टेट कैंसर, उसमें PSA नॉर्मल रहते हैं. सो in those cases it becomes very challenging for the surgeons to or the treating doctor to diagnose the cancer, because ये नॉलेज इतनी बहुत लोग होती नहीं है. जैसे जनरल फिजिशियंस हैं, इनकी भाई PSA नॉर्मल है तो कैंसर हो सकता है क्या. ओके, सो लाल टू, या हाय, गुड आफ्टरनून गौरव. थैंक यू गौरव, थैंक्स फॉर योर एप्रिसिएशन. Robotic is the best option for prostate surgery. Yes, of course. So given a choice, if robots are available, robotic surgery, prostate cancer should be operated by robots only. And I strongly feel that robots should be available for each cancer patients, each prostate cancer patients, and at the same time it should be affordable. Right? Unless it's affordable, it's really challenging to counsel the patient that. But we have tried at our setting to make it affordable, so that the majority of patients can afford this technology and the services here. And driven by the principles and the philosophy of Narayana Health, we believe in affordable healthcare, and we're trying to make robot available for all the prostate cancer patients. Pushkar, hi, good afternoon, Pushkar. Yeah, thank you, Varav. Thank you. So how better is recovery after surgery? Yeah. So this is the most beautiful thing about robotic surgery. Okay, I have graduated from open surgery to robotic surgery, and I've seen the results and recovery of the patients. Uh, After robotic surgery, actually the patients recover very fast, and you can see the smile on their face in the next day, and they can be discharged just day after from the hospital. So recovery just superb, just fantastic, and that's why the what do you say? The fear of surgery should go from the patient. That surgery is a painful experience.
he has to be in hospital for long, he has to be on catheter for long. ऐसा नहीं है, because of the robots, I mean, recovery is really good. Ashish, thank you, thank you. Vikram, for BPH patient, how frequent we should check PSA level? Okay, so this is a good question because I have seen a lot of patients coming with, I mean, PSA done every month. So, um there is no guidelines to say how frequently it has to be done. I mean, 3 monthly, 6 monthly, or yearly. So it all depends on the PSA level, what the initially patient has, what are the symptoms, and how the doctor feels about the prostate. If he feels prostate is absolutely normal in DRE, and the PSA normal is well within the range at the first time, I don't think there is a requirement for doing repeating the test within next year. And if there is no family history, or if the patient is not in the very high risk of prostate cancer, I don't think it's required to repeat the test also. When the patient develops symptoms and he is on regular checkup with the ultrasound and maybe digital examination, I can repeat the PSA at the end of 1 year or so. So I think that was a very good question from Bikram. Yeah. There's no use of wasting money on doing PSAs every month, every 3 months, or 6 months. But yeah, if there is a suspicious PSA is on the borderline, then I would like to repeat after 3 months. If the DR is abnormal, I would like to repeat the PSA after 3 months. If the patient has significant symptoms or change in the symptoms, I would like to repeat the PSA. Yeah. So, how fast does prostate cancer progress? Yeah, good question. So, देखो उत्पल, prostate cancer has, I mean, it's a spectrum kind of, right? So, at the one end we have a very good cancer, जिसे हम कहते हैं low grade cancer. At the other extreme we have a very high grade cancer or a very aggressive cancer. So luckily, most of the prostate cancer are very slow growing or indolent cancer, and that's why when the data says कि uh, every 1 out of 6 person will have prostate cancer in his lifetime, we are not talking about the aggressive forms of cancer, right? We are talking about the overall cancer, and that's why we've also seen that most of the cancer patients of prostate cancer die with prostate cancer and have a natural death, or because of some other competing comorbidities like heart issues, diabetic, pressure, and others, rather than because of prostate cancer. That's why we say cancer, I mean, the person goes to the grave with the prostate cancer rather than because of the prostate cancer. At the same time, I would like to say that at the one extreme, we have a very aggressive form of cancer where the PSAs are very high or maybe just normal. And we have done the biopsy and you see that's it, it's very high grade cancer, like Gleason. The scoring system is called Gleason scoring in prostate cancer. It's a pathological scoring. And on those extreme, when the Gleason is very high, 4 plus 5 or 5 plus 5, those are aggressive cancers, and they spread very fast. And that's why those also need a very aggressive treatment when we like to treat with all the modalities in the first instance only. And usually they present with metastasis that is spread to the other part of the bone, other part of the body. तो जब ये आते हैं हमारे पास यूजुअली, अभी देखिए मैं कहना चाहता कि मीन in this era also we are still getting around 60 to 65% prostate cancers in the advanced stages. So that is, अभी भी बहुत कुछ काम करना बाकी है. We need to raise more awareness among the public, the people, that so that we can diagnose the aggressive forms of cancers in the early stages and cure them, rather than diagnosing them in the late stages and somehow just managing them rather than curing them. So the thing is, still we get around 60-65% patient in the advanced stages, and they are usually the aggressive forms of cancer, where they have spread to the other body parts like the bones, the other viscera like lungs and livers and the abdomen, and we can manage them with hormone therapy and chemotherapy, but usually they are not curable diseases, right? So they are aggressive forms. So this was in response to your question that how fast they spread. So it all depends on the biology of the cancer, and this varies. And
Usually, most of them are slow growing indolent, but few subsets or few types are very aggressive forms of cancer, and they need to be identified at the earliest and treated accordingly. Thank you. And Vikram, yeah, thank you, thank you, thank you for all the wishes. Yeah, this kind of sessions every Saturday in the afternoon, and we'll be discussing small issues which are commonly asked or commonly asked, and maybe you don't have the time in the busy OPDs to answer those questions. And next time maybe we'll be discuss about bladder cancers, because still a lot of issues are there with the understanding of the people, and we still see a lot of people coming with the advanced stages of cancer which could have been diagnosed earlier if they had the, I mean, they had presented to the hospital in the first episode of bleeding itself. So thank you all for your valuable inputs and time. And I'd like to conclude. And if there are no more questions, I'll end the session. Yeah, Laltu has asked one question. Yeah, thank you, Laltu. Actually, this is my OPD only. I am sitting in my OPD, and just kept 1/2 an hour of my time here on every Saturday this time for this session. And this is just the extension of my OPD. So you can, it's a free OPD. I mean, you can ask all those questions here. Yeah, Shivna, Paul. Yeah, Paula, thank you. Thank you for, thank you, Gaurav. So I'll end the session. Thank you all.